आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफिल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड मोशन को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मोशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स के फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ एजेंट, ये एक एजेंट होता है दैट चेंज और ट्राई टू चेंज। फोर्स चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को या उसकी साइज को। मसलन हम इसको एक ऑब्जेक्ट पर समझते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि इसमें एक स्ट्रेस बन जाएगा। ओके, कुछ इस लाइक दिस। ओके, मतलब ये फोर्स की वजह से हुआ, हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया एंड फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर दिया। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि फोर्स, हमने कहा कि फोर्स यहाँ ट्राई करने की कोशिश करता है, ट्राई टू चेंज करने की कोशिश करता है। बस एक गाड़ी, फॉर सपोज ये एक गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बंदा क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट हिल नहीं रही, मतलब ये कि इस बंदे ने कोशिश की इस गाड़ी को हिलाने की, लेकिन ये गाड़ी हिली नहीं। तो इस बंदे ने ट्राई किया तो चेंज, इसकी पोजीशन को चेंज करने का ट्राई किया और उसके नतीजे में इसने फोर्स लगाया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो गाड़ी है ये मूव नहीं हुई। ओके, तो और वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस बाय द फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी चेंज करनी होगी तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम फोर्स लगाएंगे। दूसरी डेफिनेशन फोर्स की है कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको मास है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, पुल करें और पुश करें, तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ फोर्स। ओके, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको सुइटेबल मैग्नीट्यूड होता है अपना एंड उसे डायरेक्शन होता है, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एंड फोर्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड 1 न्यूटन इक्वल होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये इस फार्मूले से निकला कि हमें पता है फोर्स इक्वल होता है एम ए के। यहाँ पर ये जो एम है ये मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड यहाँ पर ये जो ए है ये एक्सीलरेशन है। मास का यूनिट होता है केजी, ओके, एंड एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक कंटेक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कंटेक्ट फोर्स। जो कंटेक्ट फोर्स है वो ऐसा फोर्स है जो मीडियम से रिलेटेड होता है, हम उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो मीडियम से रिलेटेड नहीं होते। ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं वेट, टेंशन एंड फ्रिक्शन, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। या उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इट मींस मोशन पर। मोशन को देखते हैं कि मैकेनिक्स जो होती है वो ब्रांच होती है साइंस की, इट मींस ये फिजिक्स की ब्रांच है लेकिन यहाँ पर हमने साइंस लिखा। दैट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन बॉडीज। मैकेनिक्स ऐसी बॉडीज को स्टडी करता है जिसमें मोशन पाए जाते हैं। और मैकेनिक्स को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया है दो पॉइंट्स में, एक काइनेमेटिक्स में और दूसरा डायनामिक्स में। डायनामिक्स क्या होता है, दरअसल ये जो डायनामिक्स है ये फोर्स एंड मोशन का आपस में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, हम इसको डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो काइनेमेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड काइनेमिया से लिया गया है और जिसका मतलब है मोशन। ओके, इसमें हमारा मेन पर्पस रहेगा मोशन की ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो रेस्ट, एक और बात है रेस्ट। हम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता ऑब्जर्वर के मुताबिक तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में। ओके व्यूअर्स, तो देन हमारे पास ऐसे
मोशन के अकॉर्डिंग कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें इंक्लूड हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो इन चीजों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कम टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम दरअसल कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ओके व्यूअर्स, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। हम इसको मीटर में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन चीजों से, डेल्टा एस, डेल्टा आर, डेल्टा एस, डेल्टा एल एंड डेल्टा डी से। और अगर डिस्प्लेसमेंट का हम यूनिट की बात, एक और यूनिट की बात करें एफपीएस सिस्टम में, तो उसका यूनिट होता है फुट। जी व्यूअर्स, तो हम डिस्प्लेसमेंट को फुट में भी मेजर करते हैं, लेकिन एफपीएस सिस्टम में तो पीछे हमने डिस्टेंस की बात की मीटर, वो एसआई यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इसे अपना डायरेक्शन होगा एंड सुटेबल मैग्नीट्यूड होगा। इन सर्किल में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सर्किल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन सर्किल। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है डिस्टेंस के, एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो व्यूअर्स ये हमने देखा डिस्प्लेसमेंट के अबाउट। उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने बात की कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो देखो, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट से टोटल पाथ ट्रेवल्ड किया जा रहा है तो हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। देखो इस फिगर को, हमने यहाँ पर ए टू बी पॉइंट बात की डिस्प्लेसमेंट की। अगर ये टोटल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कहने का ये कि अगर ऑब्जेक्ट घूम फिर कर उस पॉइंट पर आएगी तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस हुआ। ओके व्यूअर्स, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने ये रिसेंटली डिस्कस किया कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, जस्ट एज मैग्नीट्यूड होगा, और इसका यूनिट होता है मीटर। हम इसको जस्ट यूनिटेट करते हैं डी से, एक्स से। ओके, अगर इसके ऊपर एरो होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्टेंस नहीं होगा। ओके, दिस इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बल्कि हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा था। डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से इन जिगजैग पाथ। डिस्टेंस नेवर स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा सा डिफरेंट देखा। देन वी हैव वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम स्पीड देखते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड को हम डिनोटेट करते हैं v से। ओके, इसको हम कहते हैं अगर चेंज इन डिस्टेंस हो पर टाइम के साथ। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट्स नोन एज स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको अपना मैग्नीट्यूड होगा एंड इसको डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और देन वी हैव वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए टाइम के साथ तो हम उसको स्पीड नहीं कहेंगे, हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी को हम v से एक्सप्रेस करते हैं और उसके ऊपर एरो आ जाता है, इट मींस ये वेलोसिटी बन गई। और इसका फॉर्म मैथमेटिकली फॉर्म लिखें तो इसका मैथमेटिकली फॉर्म बनेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसके ऊपर एरो आएगा, दैट्स नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग होता है डिस्प्लेसमेंट के। जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है।
एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम है अप्रोच जीरो हो। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस पर समझते हैं कि ये इंस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये इस तरीके से अगर टच करके कोई ऑब्जेक्ट जाए इस तरीके से, लेकिन उनमें जो टाइमिंग हो वो अप्रोचिंग जीरो हो, जीरो के इक्वल हो, तो हम उसको ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मैथमेटिकली फॉर्म है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, लेकिन टाइम अप्रोचिंग जीरो। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज, यहां पर कह रहा है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ओके, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आए, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, टाइम के साथ, तो ये एक्सीलरेशन कहलाते हैं। हम इसको ए ओवर एरो से डिनोटेड एक्सप्रेस कराते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी होता है। ओके, एक्सीलरेशन की मेन पॉइंट्स होती हैं, ये याद रखने वाली पॉइंट्स हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन, ऐसी एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो ऐसी एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक पर्टिकुलर नेम होता है, डेसिलरेशन और रिटार्डेशन। द नेगेटिव एक्सीलरेशन दैट्स नोन एज डेसिलरेशन। ये एमसीक्यू पास मेडिकल में पूछा गया है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा था तभी हमें एक्सीलरेशन मिलेगी। यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं मिलेगी। एक्सीलरेशन का कांस्टेंट वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड भी हम उसको कहते हैं, जो कि ग्रेविटी का वैल्यू होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। मून पे अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो ये 1/6 होता है। एक्सीलरेशन, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन की तरफ फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, तो इसमें जो होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगी। अगर नीचे से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करवाते हैं तो इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें मिलेगी। ये मेन पॉइंट्स है एक्सीलरेशन के अबाउट, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। देन आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम वर्सेस गिव्स स्पीड। ये बहुत मेन पॉइंट है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो स्लोप है डिस्टेंस का, वो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, ये हमें वेलोसिटी के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये दोनों में बहुत मेन पॉइंट्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडिकेट के हवाले से देखा जाए तो इसमें हमें ग्राफ्स हैं दिए गए, इस पर समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी। अगर बॉडी, कोई बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो जीरो रहेगी और इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। ये इट मींस ये ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल बन जाएगा इस तरीके से। और डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, लाइक दिस। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट बने। और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेरिएबल, स्पाइकिंग डाउन, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल बन जाएगी। एंड स्लोप क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अगर इस ग्राफ को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंटली, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है वो नेगेटिव कहलाएगा। एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म लेकिन डिक्रीज होती जाएगी। ये यहाँ पर स्लोप नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से ग्रेटर एंगल है।
इसलिए यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। इसमें एक्सीलरेशन के हवाले से इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, मेन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को हम मोस्टली यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए। देखो इन तीनों इक्वेशंस में एक कॉमन चीज मिलेगी हमें, एक्सीलरेशन। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन है और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन है, और लास्ट इक्वेशन में भी हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रहा है कि चेंज है। ओके, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, इसमें डिस्टेंस है, और इसमें यहाँ पर देखो कोई भी टाइम नहीं है, ये टाइम, इसमें टाइम नहीं है। लेकिन बस मेरा कहने का मतलब ये कि इन तीनों में एक कॉमन चीज होगी, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्सीलरेशन के अबाउट। ये भी मेन पॉइंट है एक किस्म की, ये भी एक मेन पॉइंट। ये इतना ही, इसके हम ग्राफ को डिस्कस नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके नेम से ही पता चला है कि ये एक साइंटिस्ट है न्यूटन्स, जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। इसने 30 लॉज प्रपोज पब्लिश कराए 1687 में। तो इसके 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अंटिल इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। इसका दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फिर कहते हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, एंड आ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी दोनों, until external force acted upon it, उस टाइम तक ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का एक्ट नहीं करता। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो मेजर कर जाती है मास के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है फोर्स को, ये फोर्स क्या होता है, हमने रिसेंटली इस फोर्स के अबाउट देखा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर कह रहा है कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में। हम इसको कहते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन से, अगर फोर्स ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा, और फोर्स इनवर्सली रिलेशन रखता है मास से। F इज इक्वल टू m इज द फार्मूला ऑफ फोर्स। ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये मेजर करता है फोर्स को, कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगता है या हमें मिलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन ये कह रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है। सपोज हमारे पास एक बॉल है, हम इस बॉल को दीवार से स्ट्राइक फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। जब वो दीवार से हम इस बॉल को स्ट्राइक करवा रहे हैं इस दीवार से, तो जितनी फोर्स से हम बॉल को फेंकेंगे दीवार की तरफ, तो उतना ही फोर्स दीवार उस बॉल पर अप्लाई करेगी और बॉल उसी स्पीड से हमारे पास वापस आएगा। ये हुआ एक्शन का रिएक्शन। एंड फोर्स एग्जिट करता है हमेशा पेयर फॉर्म में, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ये और दूसरे ऑब्जेक्ट ये, और ये कभी भी सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करता। ये कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। मोमेंटम की मीनिंग होती है हरकत। इस मोमेंटम का कांसेप्ट हम हमारे कंसीडर करें कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ओके, जिनका मास क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट
थोड़ा स्लो मूवमेंट करेगी, और इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। तो मोमेंटम होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मोशन का टोटल क्वांटिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें मिलता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज अ मोमेंटम। ओके, मोमेंटम को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल P से, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये कि मोमेंटम को भी एक अपना डायरेक्शन होगा एंड एज वेल एज सुटेबल मैग्नीट्यूड होता है। जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम ज्यादा है, और इस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम कम है एज कंपेयर टू इस ऑब्जेक्ट के। एंड दूसरा पॉइंट ये कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, हाई है, तो हम कहेंगे कि उसमें मोमेंटम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। एंड मोमेंटम की फार्मूला की बात करें तो P इक्वल होता है m इंटू वी के। तो इस फार्मूले में हम इससे ये वाली डेफिनेशन ड्राइव करते हैं कि मोमेंटम इज अ, हम कह सकते हैं मोमेंटम प्रोडक्ट होती है मास एंड वेलोसिटी की, हम उसको मोमेंटम कहते हैं। ओके, यहाँ पर m मास है एंड v यहाँ पर वेलोसिटी है। एसआई यूनिट की बात करें मोमेंटम की तो एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। और व्यूज तो ये मोमेंटम का हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा इन ऑब्जेक्ट्स में। और मोमेंटम की एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आपस में अगर रिलेशन को देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें पता है एज वी नो दैट कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम उसको हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन कहते हैं। एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए के होता है। अगर हम ए को बाहर निकालें तो F ओवर m बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। तो अगर हम A को रिप्लेस करें F बाय m से, फोर्स बाय मास से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पर t है, टाइम है, इसके साथ डिवाइड में है तो इक्वल अगर उस साइड जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा फोर्स इंटू टी इक्वल होता है मास वी एफ एंड माइनस एम वी एफ वी आई के। तो ये जो मास है इन दोनों के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर टाइम दैट्स नोन एज फोर्स। ये एक फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई। अगर मोमेंटम में चेंज आए टाइम के हवाले से तो हम उसको फोर्स कहते हैं। ये हो गया मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में रिलेशन। हमारे पास एक टॉपिक है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हम लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, एक ऐसी चीज जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता हो तो हम उसको कंजर्वेशन कहते हैं। और इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो मोमेंटम के लॉ को समझने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता या एयर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती हमारे इस आइसोलेटेड सिस्टम में, तो हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्ट्राइक करेंगे तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि इन दोनों की मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, और इस दोनों में कोई भी फोर्स नहीं है तो फोर्स जीरो होगा। और एक्सीलरेशन आल्सो रिमेन कांस्टेंट आर जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो रहेगी इस सिस्टम में। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। एंड इसमें और एक चीज में कोई भी चेंज नहीं आता, ये भी एक जीरो रहती है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो क्या होगा कि बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन रिमेन सेम। तो व्यूअर्स, तो अगर इस लॉ का हम मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये है बिफोर कोलियन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल होता है आफ्टर कोलियन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो u1 है एंड u2 है ये वेलोसिटी है आफ्टर कोलियन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की।
और इस पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने देखा कि मोमेंटम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं कि एक इलास्टिक पोलिन होती है और दूसरा इन इलास्टिक पोलिन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू द इलास्टिक पोलिन। देखते हैं कि इलास्टिक पोलिन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की वो कंजर्व रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। और ये केस आइडियल केस होता है, इट मीन्स ये इमेजिन किया जाता है, कोई भी रियल केस नहीं होता ये। और इसमें टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन आल्सो सेम, मतलब कि ये भी कांस्टेंट रहेंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आता। इन इलास्टिक पोलिन की बात करें तो इनका मतलब यहाँ पर होगा नॉट। ओके, इलास्टिक पोलिन होगी। इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होगा तो उसमें हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई, और ये रियल केस कहलाता है। ये डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। ओके, इसमें भी मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व रहता है। तो बस ये हमने देखा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसके कुछ केसेस हैं। पहला केस है हमारे पास सेम मास m1 एंड m2, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो जब इसमें क्या होगा कि फॉर सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके लाइक दिस, जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करेंगी तो इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे में इंटरचेंज होगी। लाइक जैसे कार हिट करती है एक दूसरी कार को, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, आपस में इंटरचेंज होती है। व्यूअर्स, तो ये पहला केस है। दूसरे केस में ये कह रहा है कि हैविंग सेम मास, और उन दोनों में एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, और इन रेस्ट में तो दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो इन दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या होगी, चेंज होगी एक दूसरे के अंदर। और थर्ड केस, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों, इन ऑब्जेक्ट्स में जो ये ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्मॉल है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक होंगी तो जो नॉट चेंज वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी, इस बॉडी का कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और जो स्मॉल बॉडी है उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और फोर्थ केस इस थर्ड केस के अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो मूविंग करके आ रही। जब इस ऑब्जेक्ट से वो स्मॉल ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेंगी तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो बाउंस बैक हो जाएगी, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस हो जाएगी, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर केसेस को डिस्कस कर लिया। उसके बाद इस चैप्टर के मेन पॉइंट ये है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपस में पैरेलल होती हैं। जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपस में पैरेलल होगी तो उनके बीच में 0 एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या करें, इंक्रीजेस हो रहे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जब एंटी पैरेलल होते हैं तो वो दोनों क्या करती हैं, डिक्रीज, और इन दोनों के बीच में 180 एंगल बनता है। अगर स्पीड सेम रहे, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर बन जाता है। ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ इस वीडियो में फोर्स एंड मोशन के हवाले से बात की, तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।